नमस्कार। मैं अनिल सक्सेना आज कैपिटल गेन्स के इस पार्ट 3 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कैपिटल गेन के इससे पहले वाले पार्ट 2 में हमने आपसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के दो चार्ट्स डिस्कस किए थे। उन दोनों चार्ट्स में हमने आरंभ किया था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हम जिस मूल्य पर अपनी संपत्ति को बेचते हैं उस से उसमें से जो एक्सपेंडिचर रिलेटेड जो सेल्स रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें घटाने के बाद हमको नेट प्रोसीड्स प्राप्त होती है। तो सबसे पहले चार्ट्स की शुरुआत होती है, हमने संपत्ति को कितने रुपए में बेचा, उसका विक्रय मूल्य यानी कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और उसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द सेल्स, तो हमको नेट प्रोसीड्स प्राप्त होती है। तो आज का ये डिस्कशन ऐसे इनकम टैक्स के रूल्स और नियमों को हम डिस्कस करेंगे जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को निर्धारित करने से संबंधित हैं और उसमें से घटाए जाने वाले एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द सेल्स से संबंधित इनकम टैक्स के रूल्स हम आज डिस्कस करेंगे, जिससे उस चार्ट की शुरुआत हो सके, उस चार्ट को हम बेहतर तरीके से समझ सकें और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के तरीके हम सीख सकें। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं रूल्स रिगार्डिंग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, संपत्ति के विक्रय मूल्य से संबंधित आयकर के नियम। इन नियमों में सबसे पहले चर्चा आती है कि इन केस ऑफ एक्सचेंज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन इन एक्सचेंज विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कभी कभी हम संपत्ति को बेचते हैं और बेचने के बदले में कोई मूल्य प्राप्त न करके कोई अन्य संपत्ति प्राप्त करते हैं। तो जब हम संपत्ति का एक्सचेंज किसी संपत्ति से करते हैं तो ऐसी दिशा में हमने जब कंसिडरेशन क्या मिला, संपत्ति का विक्रय मूल्य क्या मिला, उसका निर्धारण हमने जो संपत्ति दी है उसकी फुल फुल मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, उसकी जो उचित बाजार मूल्य है हस्तांतरण की तिथि में, तो ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स गिवन इन एक्सचेंज is considered as the full value of consideration। तो एक्सचेंज की दशा के अंदर हम संपत्ति का जो उचित बाजार मूल्य है उसको आधार बनाते हैं। इसके अलावा जब हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की बात करते हैं तो कभी कभी नियम लैंड एंड बिल्डिंग के संबंध में कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। जब हम किसी लैंड या बिल्डिंग, कोई भूमि या उस पर बने हुए भवन का हस्तांतरण करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाले कैपिटल गेन की गणना करते समय कभी कभी क्रेता और विक्रेता के बीच में जो प्राइस सेटल होता है वो प्राइस इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को मान्य नहीं होता। जब कोई विक्रेता कोई संपत्ति को बेचता है तो उसके विक्रय मूल्य में से उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाने पर कैपिटल गेन्स की गणना की जाती है। विक्रय मूल्य जितना ज़्यादा होगा कैपिटल गेन्स उतना ही ज़्यादा निकलेगा। तो ऐसी दिशा में हम ये जानते हैं कि प्रत्येक करदाता अपने कर दायित्व को कम करने में इच्छुक रहता है। एवरी एसएससी इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मिनिमाइजिंग द टैक्स लायबिलिटी। तो यदि वो अपने कैपिटल गेन्स में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को वास्तविक कंसिडरेशन से कम करके दिखाए, कम करके डिक्लेयर करे, तो ऐसी दिशा में उसका कैपिटल गेन कम निकलता है और कैपिटल गेन कम निकलने से उसे कम टैक्स देना पड़ता है। तो विक्रेता अपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को वास्तविकता से कम करके दिखाने में इसलिए इच्छुक रहता है कि उसका कैपिटल गेन्स की गणना में कैपिटल गेन कम आए और उस पर टैक्स लायबिलिटी कम आए। कभी कभी क्रेता भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को वास्तविकता से कम पर दिखाने में इच्छुक होता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्रेता के पास उस संपत्ति को खरीदने के लिए पैसे तो होते हैं, लेकिन कभी कभी वो पैसा उसके पास वाइट में नहीं होता, डिक्लेयर्ड मनी नहीं होता, तो वो उसका पूरा मूल्य
नंबर वन में, एक नंबर में साफ तरीके से देने में इंटरेस्टेड ना होकर वो चाहता है कि उसकी वैल्यू कुछ कम करके दिखाई जाए, जिससे जो वैल्यू कागज़ों पर दिखाई जाए उसका भुगतान वो नंबर एक में कर दे, और जो शेष मूल्य है उसका भुगतान वो अपने ब्लैक मनी में से, अपने नंबर दो के पैसे में से कर दे। तो क्रेता और विक्रेता जब इस तरह के एडजस्टमेंट्स करते हैं अपने टैक्स लायबिलिटी को बचाने के लिए, तो उस एडजस्टमेंट्स में संपत्ति का जो विक्रय मूल्य है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, वो वास्तविकता से कम पर दिखा दिया जाता है। जब किसी संपत्ति का जो डिक्लेयर्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो कर निर्धारण अधिकारी को संतोषजनक नहीं लगता, तो ऐसे में कर निर्धारण अधिकारी के पास कुछ अधिकार हैं। उन अधिकारों के संबंध में हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं नियमों का। जब भी कोई संपत्ति का हस्तांतरण होता है तो जो लैंड एंड बिल्डिंग के हस्तांतरण में जब रजिस्ट्री होती है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी पे की जाती है। स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए प्रत्येक शहर के प्रत्येक एरिया के जो लैंड हैं, बिल्डिंग हैं, उनके सर्किल रेट्स निर्धारित होते हैं। वो सर्किल रेट के हिसाब से उस स्टैम्प ड्यूटी के पर्पस से उस लैंड का मूल्यांकन किया जाता है। तो यदि कर निर्धारण अधिकारी देखता है कि स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटीज़ ने उस लैंड का मूल्यांकन फॉर द पर्पस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा कर रखा है और करदाता द्वारा कैपिटल गेन्स के पर्पस से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कम दिखा रखा है, तो जब स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटीज़ का वैल्यूएशन करदाता द्वारा दिखाए गए वैल्यूएशन के 10% से भी अधिक होता है, तो इनकम टैक्स में नियम है कि फिर स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटीज़ ने उसका जो सर्किल रेट, उसका जो स्टैम्प ड्यूटी पर्पस से मूल्यांकन किया है, वह मूल्यांकन ही कैपिटल गेन्स के पर्पस से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाता है। ऐसी दशा में जब करदाता द्वारा डिक्लेयर किया गया कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटीज़ द्वारा उसका जो वैल्यूएशन एसेस किया गया है उसमें 10% से ज़्यादा का अंतर होने पर जब हम स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटीज़ के वैल्यूएशन को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानते हैं, तो कभी कभी करदाता और कर निर्धारण अधिकारी के बीच में डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। ऐसे में इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने ये के पास ये अधिकार सुरक्षित हैं कि वो ऐसी कंट्रोवर्सीज़ के केसेस में, ऐसे विवाद की दशाओं में उस संपत्ति के मूल्यांकन के लिए एक वैल्यूअर को नियुक्त कर सकती है, और वैल्यूअर के द्वारा जो मूल्य फेयर मार्केट वैल्यू दर्शाई जाती है, सर्टिफाई की जाती है, वह फेयर वैल्यू को भी इस कैपिटल गेन्स के पर्पस से कैपिटल गेन की गणना करने के लिए हम फेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान सकते हैं। लेकिन इस संबंध में ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि कभी भी वैल्यूअर द्वारा किया गया मूल्य स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटीज़ के द्वारा उसका जो मूल्यांकन है उससे कम नहीं होना चाहिए। यदि वैल्यूएशन कम आया है और स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटीज़ ने सर्कल रेट्स के हिसाब से उस संपत्ति का मूल्यांकन उससे अधिक मूल्य पर किया हुआ है, तो ऐसी दिशा में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को हम वही असेसमेंट मानेंगे जो स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटीज़ ने उस लैंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन किया है। तो जब लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रांसफ़र होता है और उसमें कैपिटल गेन्स की गणना की जाती है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के संबंध में उस लैंड एंड बिल्डिंग का स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटीज़ द्वारा किया गया असेसमेंट, उसकी जो वैल्यू है उसको भी हम कंसिडरेशन में रखते हैं। इसके अलावा कभी कभी हमारी कोई संपत्ति जिसको हमने इंश्योरेंस कराया हुआ है किसी संभावित लॉस या डैमेजेस से आशंकित होकर, तो उस संपत्ति के नष्ट हो जाने पे या उसका लॉस हो जाने पे, डैमेजेस हो जाने पे हम इंश्योरेंस कंपनी से उसका इंश्योरेंस क्लेम वसूल करते हैं। तो इंश्योरेंस क्लेम के रूप में वसूल की गई धनराशि, जो क्लेम सम को जो दावा हमें प्राप्त हुआ है, वह दावा भी उस संपत्ति का विक्रय मूल्य या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाता है। कि संपत्ति नष्ट हुई, हमको इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा प्राप्त हुआ, वो उसका विक्रय मूल्य है। उस संपत्ति के नष्ट होने की डेट में उस संपत्ति की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो उसमें से घटाकर यदि कोई कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस निकलता है तो उसका निर्धारण हम कम कर सकते हैं।
इसका मतलब बीमा दावे के रूप में प्राप्त की गई धनराशि को भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जा सकता है। एक अन्य नियम के अनुसार, इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को, किसी पूंजी संपत्ति को अपने व्यापारिक रहतिये में तब्दील कर लेता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति प्रेशस मटेरियल से बना हुआ, सोने चांदी या प्लेटिनम से बना हुआ कोई ज्वेलरी, कोई हार अपने घर में प्रयोग करने के लिए लाए और कुछ वर्ष तक उस संपत्ति को अपने पास, कैपिटल एसेट्स को अपने पास अपनी कैपिटल एसेट के रूप में रखे, लेकिन बाद में उसका इरादा बदल जाए और व्यक्तिगत प्रयोग के रूप में लाए गए इस हार को, इस ज्वेलरी को वो अपनी ज्वेलरी की शॉप पर जाके बेचने के लिए उपलब्ध कर दे और उस कैपिटल एसेट को अपने स्टॉक इन ट्रेड में तब्दील कर ले। तो ऐसी दशा में हम ये कहते हैं कि किसी करदाता द्वारा अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में तब्दील कर लिया गया। यहाँ पर नियम ये लागू होता है कि जिस डेट में किसी व्यक्ति ने अपनी कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में तब्दील किया है, बदला है, उस डेट में उस कैपिटल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी। जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सच कन्वर्जन थी, उसको हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानकर कैपिटल गेन की गणना करते हैं। और जब हम स्टॉक इन ट्रेड का व्यापार में परिवर्तन कर देते हैं और व्यापार में उस स्टॉक इन ट्रेड की जब वास्तविक बिक्री होती है, तो जिस वर्ष में उस स्टॉक इन ट्रेड की वास्तविक बिक्री होती है, उस वर्ष ही टैक्सेबिलिटी अट्रैक्ट होती है। उसी वर्ष हम कैपिटल गेन की गणना करके कैपिटल गेन हेड में टैक्स लगाते हैं। उसी वर्ष हम उस स्टॉक इन ट्रेड पे बिजनेस प्रॉफिट्स की गणना करके बिजनेस प्रॉफिट हेड में टैक्स लगाते हैं। जिस वर्ष में स्टॉक इन ट्रेड का वास्तविक ट्रांसफर हुआ होता है, उस वर्ष के अंदर ही गणना की जाती है। लेकिन गणना के अनुसार जब कैपिटल गेन की गणना करेंगे तो डेट ऑफ कन्वर्जन की डेट में जो फुल फेयर मार्केट वैल्यू है, उसे हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेते हैं। इसके अलावा कभी कभी किसी करदाता द्वारा ऐसे अंशों का हस्तांतरण किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, जो अनक्योटेड हैं, जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड नहीं है और डे टू डे डीलिंग्स के अंदर उसके प्राइस क्योट नहीं होते। तो ऐसी दिशा में उनकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालना के जो प्रिस्क्राइब्ड तरीके हैं, उसके हिसाब से उसकी डेट ऑफ ट्रांसफ़र की फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाती है और वही इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है। हमने आपसे ये जिक्र किया था जब हम ट्रांसफ़र्स की बात कर रहे थे कि ट्रांसफ़र में कौन से ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफ़र मानते हैं, कौन से ट्रांसफ़र्स को ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। तो इस डिस्कशन में एक जगह बात आई थी कि कभी कभी सरकार द्वारा अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति की संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण कर लिया जाता है। उसे हम कंपलसरी एक्विजिशन कहते हैं। यदि राष्ट्रहित में किसी की लैंड में से किसी की लैंड पे से कोई राष्ट्रीय राजमार्ग निकलना आवश्यक है, कोई रेल की लाइन निकलनी आवश्यक है, या किसी राष्ट्र हित में उस संपत्ति का राष्ट्र के नाम हो जाना हितकर प्रतीत होता है, तो सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का प्रयोग करते हुए उस लैंड को, उस बिल्डिंग को कंपल्सरीली एक्वायर करने का अधिकार रखती है। ऐसे एक्विजिशन की दिशा में जिस व्यक्ति की वो संपत्ति होती है, उसे सरकार द्वारा निर्धारित कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति दे दी जाती है और उसकी लैंड या बिल्डिंग को एक्वायर कर लिया जाता है। जब इस तरह का कोई कंपलसरी एक्विजिशन होता है, अनिवार्य अधिग्रहण होता है, तो सरकार द्वारा दिया गया मुआवजा, सरकार द्वारा दिया गया कंपेंसेशन उस संपत्ति की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाता है। लेकिन ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि जिस व्यक्ति की संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण हुआ है, वह सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे से, सरकार द्वारा दिए गए क्षतिपूर्ति से संतुष्ट नहीं होता और बहुत सी अपील्स और बहुत सी इस तरह की शिकायतें जब सरकार के पास आती हैं, तो सरकार इस पर पुनर्विचार करने के लिए एक कमेटी बना देती है या कोई कमीशन इसके लिए गठित कर देती है। कमीशन 2 साल, 4 साल, 6 साल की अवधि के बाद अपना निर्णय सुनाता है और निर्णय में यदि ये पाया जाता है कि जिन भूमिधारियों की भूमि को अनिवार्य रूप से अधिग्रहित किया गया, उनको दिया गया कंपेंसेशन पर्याप्त नहीं था और वो बढ़े हुए कंपेंसेशन को देने के लिए रिकमेंडेशंस करता है। इन्हेंस्ड कंपेंसेशन कहते हैं।
जिसको जब हम किसी व्यक्ति की लैंड का कंपेंसेशन दे चुके, लेकिन उसके द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर कुछ वर्षों के बाद ये निर्णय सुनाया जाए कि वो दिया गया मुआवजा, दिया गया कंपेंसेशन उचित नहीं था और बढ़े हुए कंपेंसेशन को देने का आदेश जारी होता है, और करदाता को जब वो बढ़ा हुआ कंपेंसेशन प्राप्त होता है तो यह कंपेंसेशन भी उस हस्तांतरित की गई भूमि का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है। अगर हम पूर्व में जिस वर्ष में हमें पहले कंसिडरेशन मिला, कंपेंसेशन मिला, उस वर्ष में हम कैपिटल गेन की गणना कर चुके हैं, टैक्स पे कर चुके हैं, तो जिस वर्ष में हमको इन्हेंस्ड कंपेंसेशन मिलता है, बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति मिलती है, उस वर्ष हम फिर कैपिटल गेन्स की गणना करते हैं। और ऐसे में हम कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं घटा सकते, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम पूर्व के वर्षों में घटा चुके होते हैं। जितना बढ़ा हुआ कंपेंसेशन हमको प्राप्त होता है, वो बढ़ा हुआ कंपेंसेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानते हुए कैपिटल गेन की गणना की जाती है। ऐसे में ये नियम बताना भी उचित होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति की संपत्ति थी या जिसको पूर्व में कंपेंसेशन प्राप्त हुआ था, उस व्यक्ति की इस दरमियान मृत्यु हो जाती है, तो बढ़ा हुआ कंपेंसेशन उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होता है। तो यदि जिस व्यक्ति को कंपेंसेशन प्राप्त हुआ है, भले ही वो उसको उत्तराधिकारी होने के कारण प्राप्त हुआ हो, तो जिस व्यक्ति को एनहेंस्ड कंपेंसेशन प्राप्त होता है, वही उस एनहेंस्ड कंपेंसेशन के ऊपर कर देने के लिए बाध्य होता है, वही उसी के ऊपर कर का निर्धारण होता है, और वही कैपिटल गेन्स की गणना करके उसके लिए कर देने के लिए उत्तरदायी होगा। साथ ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के संबंध में हम ये नियम भी अधिक महत्वपूर्ण है कि जब भी कोई विवादास्पद परिस्थितियां हों, एनी कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस हों, तो उसमें हमें यह ज्ञात करना, हमें यह निर्धारित करना कठिन प्रतीत होता है कि इस संपत्ति की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि वास्तविक बिक्री मूल्य कितना है। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, संपत्ति के हस्तांतरण की तिथि में उसके उचित बाजार मूल्य को ही आधार बनाया जाता है। तो ये थे नियम इस संबंध में कि जब हम किसी संपत्ति को बेचते हैं तो उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि उसका पूरा संपूर्ण बिक्री मूल्य को निर्धारित करने के संबंध में नियम है। इस फेयर इस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के चार्ट की गणना आरंभ होती है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से हम जानते हैं कि सारे ऐसे व्यय जो बिक्री के संबंध में हुए हैं उनको घटा देते हैं, तभी हमें शुद्ध प्राप्ति, नेट प्रोसीड्स प्राप्त होती है। तो जो एक्सपेंसेस हम घटाते हैं, उन एक्सपेंसेस के संबंध में भी दो महत्वपूर्ण नियम हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द सेल वो खर्चे होते हैं जो किसी करदाता को संपत्ति को विक्रय करने के संबंध में हुए हैं। संपत्ति के संबंध में कोई एडवर्टीजमेंट निकाला गया है, संपत्ति को बेचने के संबंध में कोई ब्रोकरेज पे की गई है, कोई कमीशन दिया गया है, तो ऐसे सारे व्यय एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द सेल कहलाते हैं। ये खर्चे सिर्फ तभी अनुमन्य होते हैं, ये सारे खर्चे सिर्फ तभी अलाउबल डिडक्शन के रूप में प्राप्त होते हैं जब उनका भुगतान करदाता द्वारा वहन किया गया है। दीज एक्सपेंडिचर शुड हैव बीन बोर्न बाय द सेलर, यानी कि करदाता द्वारा उनको वहन किया गया हो, तभी ये अनुमन्य होते हैं। कभी कभी विक्रय के संबंध में किए गए खर्चों का कुछ हिस्सा क्रेता वहन करता है, कुछ हिस्सा विक्रेता वहन करता है। तो जितने खर्चों को विक्रेता ने वहन किया है, सिर्फ वही खर्चे कैपिटल गेन की गणना करते समय घटाने योग्य अलाउबल माने जाते हैं। जब शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की का ट्रांसफर होता है और हम कैपिटल गेन की गणना शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के संबंध में करते हैं, तो सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करते समय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया जाता है। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी एक तरह का विक्रय से संबंधित होने वाला खर्चा है, परंतु यह अनुमन्य नहीं होता। दिस इज नॉट ए डिडक्टेबल एक्सपेंसेस। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की छूट हमको एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू सेल्स के रूप में प्राप्त नहीं होती। तो ये थे नियम जो कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के संबंध में और बिक्री के संबंध में होने वाले व्ययों के संबंध में। इन्हें जब हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से एक्सपेंसेस घटाते हैं तो नेट प्रोसीड्स प्राप्त होती है,
और नेट प्रोसीड्स के आगे ही हम इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट घटाने के बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस तक पहुंचने की राह पकड़ते हैं। उसके बाद सेक्शन 54 के अंतर्गत मिलने वाली छूटों को घटाकर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना करते हैं। ऐसा हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया था। तो इस चार्ट की गणना के आरंभिक 2 पॉइंट्स हमने आज अपने इस लेक्चर में डिस्कस किए कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और उससे संबंधित नियम, और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द सेल्स और उससे संबंधित नियम। कल हमारे चर्चा का विषय होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्राप्त करने की लागत। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।